एपिसोड 5 की शुरुआत होती है बैड न्यूज़ से। स्कॉटलैंड में कार्नेगी को हेनरी पे हुए हमले की खबर मिलती है और उसे अपनी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिलती नजर आती है और सब ठीक करने के लिए वो पिट्सबर्ग के लिए रवाना होता है। और उधर पिट्सबर्ग में घातक हमले के सिर्फ 3 दिन बाद ही हेनरी अपने काम पे लग जाता है। कार्नेगी समझ जाता है कि हेनरी को स्टील का चेयरमैन बनाना घाटे का सौदा साबित हुआ, लेकिन हेनरी को तो लगता है कि वो ही कंपनी का मालिक है और उसी के दम पे कंपनी चलती है। कार्नेगी अपनी कंपनी में सब ठीक करने के लिए हेनरी को कंपनी से फायर कर देता है। कार्नेगी को ज्यादा खतरा हेनरी से नहीं था बल्कि बाहर के एक अनजान शख्स से था और यहाँ एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। मॉर्गन एक सक्सेसफुल बैंकर था जो ब्रोकन बिजनेसेस को परचेस करके उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने में माहिर था। जैसे हाल ही में उसने रेल रोड इंडस्ट्रीज की बैंकरप्ट हो चुकी कंपनीज को खरीदकर एंड अननेसेसरी कंपटीशन को एलिमिनेट करके उन्हें प्रॉफिटेबल बना दिया था। मॉर्गन ने बैंकिंग के दावपेच अपने फादर से सीखे थे, जो अपने वक्त के लेजेंडरी बैंकर थे जिन्होंने पूरी दुनिया की सबसे पहली मॉडर्न इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नींव रखी थी और उनका बनाया फाइनेंशियल एम्पायर द हाउस ऑफ मॉर्गन के नाम से जाना जाता था। यहाँ से कहानी जाती है 30 साल पहले कनेक्टिकट में। मॉर्गन बचपन से ही अपने फादर से सीखने लगता है कि कैसे दूसरे के मनी को इन्वेस्ट करके खुद के लिए फॉर्च्यून क्रिएट की जाए। मॉर्गन का फादर उसे रियल टाइम अकाउंटिंग एंड बैलेंस का होमवर्क देता है। एक दिन शाम को उसके टेबल पे नोटों की गड्डी रख के उसे उठाने के लिए बोलता है और कहता है कि इसे उठा और वजन महसूस कर कि $1,000,000 उठाने में कैसे लगते हैं। बेटे, इसी तरह तुझे अपने लिए अर्न करना सीखना होगा। और इस तरह खिलौनों की उम्र में मनी, अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिंग के साथ खेलते हुए मॉर्गन बड़ा होता है और कहानी आती है प्रेजेंट में। एंड एट द एज ऑफ 40 मॉर्गन इन्वेस्टिंग के दावपेच सीख चुका था और अपने फादर के पुराने तरीकों से टायर्ड हो चुका था। वो कुछ नया करना चाहता था। वो सिर्फ बिजनेस को खरीदना नहीं बल्कि जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने जेडी एंड कार्नेगी को जीरो से शुरुआत करते हुए देखा था और वो भी उनकी तरह अपनी लेगेसी बनाना चाहता था। उसे ऐसा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी और एन इनोवेशन की तलाश थी जो उसे ले जाती है टू द वेरी फेमस थॉमस एडिसन के पास। सिर्फ 19 साल की एज में एडिसन ने टेलीग्राफ को परफेक्टली बनाकर इन्वेंटरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। एडिसन ने अपने पूरे करियर के दौरान 1000 जितनी पैटेंट्स अपने नाम रजिस्टर करवाई थी और 31 साल की एज में वो दुनिया को अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन देता है। एडिसन की तरह इनोवेटर्स के पास वो नज़रिया होता है जो ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं होता, कि चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जो किसी ने पहले कभी सोचा न हो। एक बार जब मॉर्गन एडिसन की लैब में टहलता है तब उसकी नज़र लाइट बल्ब पे जाती है और इस न्यू टेक्नोलॉजी को देखते ही इसके पोटेंशियल को पहचान लेता है और उसे अपना बिजनेस आइडिया मिल जाता है। अमेरिका अपने वक्त की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी जिसमें रेल, ऑयल एंड स्टील ने पूरे अमेरिका में मानो जैसे एक रेवोल्यूशन ला दिया था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में पूरी दुनिया को बदलने का पोटेंशियल था और मॉर्गन इस नए बिजनेस का मालिक बनना चाहता था। मॉर्गन लंबे वक्त से अपने फादर की छत्र छाया में बड़ा हुआ था, लेकिन वो इस न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ही डेस्परेट था। इसलिए मॉर्गन एडिसन के लाइट बल्ब में इन्वेस्ट करने से पहले एडिसन को न्यूयॉर्क के अपने घर में लाइट बल्ब इंस्टॉल करने के लिए हायर करता है, क्योंकि मॉर्गन बल्ब के पोटेंशियल को जानना चाहता था और इसके इस्तेमाल को लेकर पब्लिक से पहले खुद कॉन्फिडेंट होना चाहता था। और इस तरह एडिसन के लिए मॉर्गन का घर एक एक्सपेरिमेंट लैब बन जाता है जहां वो एक स्मॉल पावर प्लांट इंस्टॉल करता है एंड पूरे घर में नियरली 400 जितने लाइट बल्ब्स इंस्टॉल करता है। कुछ महीनों बाद एंड कई सारे ट्रायल्स एंड एरर के बाद फाइनली पूरे सेटअप के साथ मॉर्गन इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब के इन्वेंशन को दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट करता है, इंक्लूडिंग हिज फादर। एडिसन के एक स्विच ऑन करते ही पूरा घर बल्ब की रोशनी से जगमगा उठता है। शायद आपको ये नॉर्मल सी बात लगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने कैरोसिन लैंप से रोशनी देखी हो और अचानक सिर्फ एक स्विच ऑन करते ही पूरे घर में रोशनी हो जाना किसी मैजिक से कम नहीं था। कमिंग बैक टू द स्टोरी, मॉर्गन अपने फादर से इलेक्ट्रिसिटी के अपने न्यू स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मॉर्गन का फादर बल्ब से सरप्राइज ही नहीं होता। आई मीन हाउ? कोई इतना गधा कैसे हो सकता है कि जिसके पूरे घर की बत्ती जल जाती है लेकिन उसके फादर के दिमाग की बत्ती ही गुल हो जाती है। लेकिन मॉर्गन को अपने फादर के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपने स्टार्टअप पे पूरा भरोसा होता है
और हाँ, आप भी मॉर्गन की तरह अपने आप पे भरोसा रखें। एक तरफ मॉर्गन एंड एडिसन अपने न्यू इन्वेंशन को लेकर सबके साथ सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो दूसरी तरफ जेडी के लिए ये खतरे की घंटी थी, क्योंकि अब तक अमेरिका के घर जेडी के केरोसिन से रोशन हुआ करते थे और इस इन्वेंशन से एक बहुत बड़ा मार्केट जेडी के हाथ से निकलने वाला था। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि जेडी बहुत जल्द एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ फिर से मार्केट में उतरने वाला था और वो हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 6 में। मॉर्गन अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड था और वो इस स्टार्टअप को बिगिनिंग से ही अपने कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने फादर से सीखे सभी पुराने तरीकों के अगेंस्ट जाना पड़ता है और ये रिस्क लेने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाता। मॉर्गन एडिसन से न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को इंस्टॉल करने का प्लान करता है और उसे इसकी कॉस्ट पूछता है और इस तरह वो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर इस स्टार्टअप में अपने अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है। एडिसन की पार्टनरशिप के साथ मॉर्गन का गोल सिर्फ न्यूयॉर्क को ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को रोशन करना था और इतनी बड़ी अचीवमेंट छोटे रिस्क लेने से तो आने से रही, लेकिन मॉर्गन को यह रिस्क लेने से भी कोई नहीं रोकने वाला था। मॉर्गन एडिसन को आज की कीमत से $83 मिलियन देता है और इस तरह दोनों मिलकर अपनी न्यू स्टार्टअप कंपनी द एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट की शुरुआत करते हैं। एक तरफ मॉर्गन के फादर को इस न्यू स्टार्टअप में बहुत ही बड़ा रिस्क नजर आता है, तो दूसरी तरफ मॉर्गन को अपॉर्चुनिटी नजर आती है। दोनों में बस नजरिए का ही फर्क था। मॉर्गन एंड एडिसन मिलकर काम पे लगते हैं एंड मैनहट्टन के एक हिस्से में वर्ल्ड का सबसे पहला पावर स्टेशन बनाते हुए बहुत ही बड़ा डीसी जनरेटर इंस्टॉल करते हैं जो हजारों घरों को रोशन करने के कैपेबल था। इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खुदाई शुरू होती है ताकि पूरे सिटी में वायर्स बिछाए जाएं और इस तरह कुछ ही वक्त में मैनहट्टन की सड़कें एंड गलियां एडिसन के लाइट से रोशन हो जाती है। उधर एडिसन जितने घरों में अपने बल्ब पहुंचाता था, जेडी को उतने कस्टमर का नुकसान होता था। मॉर्गन को जेडी से कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि मॉर्गन जान गया था कि जेडी के केरोसिन लैम्प को बाय बाय टाटा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के इस युद्ध में एक और महान योद्धा की एंट्री होती है, द वेरी फेमस निकोला टेस्ला। इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा है। टेस्ला एडिसन की लैब में एज एन अप्रेंटिस काम करता था एंड इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो बहुत ही ऑब्सेस था एंड वो अपने ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर पे काम कर रहा था। वो एडिसन को अपनी न्यू डिजाइन देखने को बोलता है। एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस से भरा एडिसन उसके आइडिया को ये बोलकर रिजेक्ट कर देता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट सेफ नहीं है। बट वेट, तो भाई साहब कौन सा करंट सेफ होता है जिसको छूने से आपको मजा आता है? एडिसन यही धौंस में रहता है कि उसका डायरेक्ट करंट ही सबसे धांसू है। टेस्ला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर उसे रेजिग्नेशन दे देता है। एडिसन कहता है, रे थारे को कोई जॉब ना देगा। इसी पे टेस्ला कहता है, अबे जॉब लेनी किसे है, मैं जॉब दूंगा बाय फॉर्मिंग माय ओन कंपनी। और यही होता है जब कोई जीनियस को डिसरिस्पेक्ट करता है। तो ठीक जैसे एंजो फरारी ने फरूचियो लैम्बोर्गिनी को डिसरिस्पेक्ट किया था एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, तो टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उधर टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट के आइडिया को लेकर इन्वेस्टर की तलाश करता है और उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से। वो टेस्ला के आइडिया से इम्प्रेस होकर उससे हाथ मिला लेते हैं और इस तरह टेस्ला वर्सेस एडिसन की एसी वर्सेस डीसी की लड़ाई शुरू होती है। टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट की सेफ्टी पूरे अमेरिका के लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करता है और अपने इस सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ लोगों से वेस्टिंगहाउस पावर स्टेशन की डिमांड आने लगती है। मॉर्गन एंड एडिसन अब तक यही दोष में थे कि उनका कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन उनका ये भ्रम टेस्ला बहुत जल्द तोड़ देता है और वो कहते हैं ना कि दुश्मन होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं। एडिसन ने अपने एरोगेंट की वजह से ही अपने कंपेटिटर को जन्म दे दिया था एंड टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी के मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। इसलिए मॉर्गन एडिसन पे दबाव बनाता है क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था एंड मॉर्गन कंपटीशन को किसी भी कीमत पे एलिमिनेट करना चाहता था। मॉर्गन के प्रेशर से एडिसन टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट को डेंजरस एंड किलर साबित करने में गंदे हथकंडे अपनाता है। यहाँ तक कि वो एक हाथी को हजारों लोगों के सामने ऑल्टरनेटिंग करंट से मरवा देता है। लेकिन टेस्ला अपने अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता ही रहता है। उधर एडिसन के पास
ऑल्टरनेटिंग करंट को नीचा दिखाने की एक और अपॉर्चुनिटी सामने आती है और वो हम देखेंगे एपिसोड 6 में।